क्या सच में हेमा मालिनी ने 50 साल बाद एक ऐसा राज खोला है जो अब तक लोगों की नज़रों से पूरी तरह से छिपा हुआ था? क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर प्रकाश कौर और धर्मेंद्र की जिंदगी से जुड़ी वो कहानी जो सालों से पर्दे के पीछे दबी हुई थी, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है? इस वीडियो में हम उन्हीं अनकही बातों, अधूरे रिश्तों और उन सवालों के बारे में बात करेंगे जिनका असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार और उनके चाहने वालों पर भी पड़ा। तो आखिर सच क्या है और कहानी का दूसरा पहलू क्या कहता है? पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन के दिनों में उन्हें फिल्मों में जाने का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन उनकी मां जयलक्ष्मी के मन में एक बड़ा सपना पल रहा था कि उनकी बेटी एक दिन हीरोइन बने, बड़े पर्दे पर चमके और उसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ हो। अपनी इसी इच्छा को साकार करने के लिए उनकी मां ने बहुत छोटी उम्र से ही हेमा मालिनी को डांस की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे उसे एक्टिंग की दुनिया की तरफ धकेलने लगी। हालात ऐसे हो गए कि हेमा की पढ़ाई तक बीच में रुक गई, क्योंकि उनकी मां चाहती थी कि बेटी फिल्मों में बड़ा नाम कमाए और स्कूल कॉलेज की बजाय सीधे ग्लैमर की दुनिया में कदम रखे। कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी 12वीं कक्षा में थी तभी उनकी मां ने पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें चेन्नई बुला लिया और वहां बाकायदा डांस और एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू करवा दी। जिस वक्त दूसरी लड़कियां अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटी रहती थीं, उस समय हेमा घंटों स्टेज पर नाचा करती थीं और अभिनय का अभ्यास किया करती थीं। उनकी मां का ये फैसला और इतनी जल्दी सब कुछ बदल देना आगे चलकर हेमा मालिनी की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था, क्योंकि जिस उम्र में एक लड़की को आराम से पढ़ाई और बचपन जीने का मौका मिलना चाहिए था, वही समय उसके लिए फिल्मी दुनिया की कड़ी प्रतिस्पर्धा, स्ट्रगल और साजिशों के बीच बीतने वाला था। फिर भी हेमा की कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्हें साल 1963 में पहली बार एक तमिल फिल्म में डांस करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था इंदु साथियम और उस समय उनकी उम्र महज 15 साल थी। इसके बाद 1965 में एक और तमिल फिल्म पांडवा वंशम में भी उन्होंने डांस किया। हालांकि इन फिल्मों में उन्हें केवल छोटे छोटे रोल ही मिल पाए और इसी दौर में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी सोच और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया। एक मशहूर तमिल फिल्म निर्माता सीबी श्रीधर ने हेमा मालिनी को एक स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया, लेकिन वहां उन्हें सबके सामने बेहद अपमानजनक शब्दों के साथ रिजेक्ट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस लड़की में हीरोइन बनने की कोई क्वालिटी ही नहीं है, ये स्क्रीन पर भी अच्छी नहीं लगती और तमिल फिल्मों में ये कभी लीड एक्ट्रेस बन ही नहीं पाएगी। ये सुनकर हेमा मालिनी का दिल टूट गया और वो रोते हुए घर लौटी। उसी दिन उन्होंने मन में ये बात ठान ली थी कि अब तो तमिल फिल्मों में छोटे मोटे किरदार नहीं करेंगी बल्कि बॉलीवुड का रुख करेंगी, क्योंकि उस जमाने में बॉलीवुड टॉप पर हुआ करता था। वहीं जाकर खुद को एक बड़ी हीरोइन के रूप में वो साबित करना चाहती थी। कहते हैं जब जिंदगी इंसान को गिराने की कोशिश करती है तब शायद भगवान उसके लिए उससे भी बड़ा रास्ता तय कर चुका होता है। हेमा मालिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि थोड़े ही समय में उनकी जिंदगी में एक ऐसा सुनहरा मौका आया जिसने आगे चलकर उन्हें सिनेमा की दुनिया की सबसे चमकती हुई सितारों में शामिल कर दिया। साल 1968 में राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर में हीरोइन बनने का मौका मिला। हेमा मालिनी की किस्मत ने अचानक करवट ले ली। उसी एक फिल्म ने उन्हें रातों रात पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नज़रों में लाकर खड़ा कर दिया। लोग कहने लगे कि ये लड़की तो मानो हीरोइन बनने के लिए ही पैदा हुई है। दिलचस्प बात तो ये रही कि तमिल फिल्म निर्माता सीवी श्रीधर, जिन्होंने कभी उन्हें लीड रोल के लायक नहीं समझा था, बाद में खुद मानने लगे कि हेमा मालिनी ने उनकी सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। इस फिल्म के बाद हेमा लगातार एक के बाद एक फिल्मों में नजर आने लगी और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगा। शराफत, आप बीती, राजा रानी, नए ज़माने जैसी कई फिल्मों में काम करके उन्होंने अपनी जगह इंडस्ट्री में मजबूत कर ली और हर नई फिल्म के साथ उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही चली गई। उसी दौर में एक और ख़ास बात हुई थी कि हेमा मालिनी की खूबसूरती और अंदाज पर बॉलीवुड के लगभग हर बड़े अभिनेता दिल दे चुके थे। यहाँ तक कि उस समय के सुपरस्टार और एटीट्यूड के बादशाह कहे जाने वाले राज कपूर ने भी उन्हें शादी का प्रस्ताव दे डाला था, जिसे हेमा मालिनी ने साफ शब्दों में ठुकरा दिया। उसी समय संजीव कुमार के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे संजीव कुमार उन्हें दिल से चाहने लगे। कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी ने उनके प्रस्ताव को मना कर दिया तो दर्द में आकर संजीव कुमार ने उनका नाम अपने हाथ पर टैटू करवा लिया था।
लेकिन वहाँ हेमा की माँ चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में लगातार काम करती रहे। वहीं संजीव कुमार की माँ की इच्छा थी कि शादी के बाद हेमा फिल्मी दुनिया छोड़ दें। यही सोचकर टकराव था जिसने दोनों के रास्ते अलग अलग कर दिए, वरना शायद बसंती वीरों की नहीं बल्कि ठाकुर की बहू बनती। जहां एक तरफ पूरी दुनिया के हीरो हेमा मालिनी पर मर मिटने को तैयार थे, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र अकेले ऐसे शख्स थे जिनका असर उनके दिल पर सबसे गहरा पड़ा। दिलचस्प बात यह थी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात फिल्म शोले से काफ़ी पहले ही हो चुकी थी और दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। इन मुलाकातों के दौरान ही धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ीं और दोनों एक दूसरे की ओर खींचते चले गए। उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हो गया और हेमा भी उनकी सादगी और पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाया करती थी और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। इसी बीच अभिनेता जितेंद्र भी हेमा मालिनी के करीब आ चुके थे और हेमा के परिवार वालों को ये एक बेहद और सुरक्षित विकल्प लग रहा था, क्योंकि वो सफल भी थे, आर्थिक रूप से मजबूत भी और शादी को लेकर गंभीर भी। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तक तय हो गई थी, लेकिन जब धर्मेंद्र को इस बात की भनक लगी तो वो खुद को रोक नहीं पाए और सीधे उस जगह पहुंच गए जहां शादी की चर्चा चल रही थी। उन्होंने जितेंद्र की उस समय की गर्लफ्रेंड को भी वहां बुला लिया और देखते ही देखते इतना हंगामा खड़ा हो गया कि शादी टूट गई। कहा जाता है कि जिस लड़की के लिए जितेंद्र ने कभी संजीव कुमार को भी नज़रअंदाज किया था, वही लड़की आखिरकार उनके हाथ से निकल गई। इस पूरे वाक्य के बाद हेमा मालिनी ने जितेंद्र से दूरी बना ली और धर्मेंद्र के और ज़्यादा करीब आती चली गई। धीरे धीरे धर्मेंद्र का प्यार हेमा मालिनी के दिल पर पूरी तरह छा गया, जबकि उनके घर में उनकी पत्नी प्रकाश कौर अकेले बच्चों की परवरिश कर रही थी। लेकिन उस समय धर्मेंद्र पूरी तरह बसंती के प्यार में पागल हो चुके थे। बात और आगे तब बढ़ी जब साल 1978 में हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा व्यक्ति से रिश्ता जोड़े, लेकिन उनके चले जाने के बाद यह आखिरी रुकावट भी हट गई। आखिरकार हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया और यही फैसला उनकी प्रेम कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। इसके बावजूद भी धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी के लिए बेताब था। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से साफ इनकार कर दिया और 2 टूक कह दिया कि वो किसी भी हाल में अपना घर टूटने नहीं देंगी। यहीं से ये कहानी एक ऐसा बड़ा मोड़ लेती है जिसने सबको हैरान कर दिया। धर्मेंद्र चाहते थे कि हेमा मालिनी से शादी करें, लेकिन जब हिंदू रीति रिवाजों में ऐसा करना नामुमकिन लगा तो उन्होंने धर्म बदलने का फैसला कर लिया। सिर्फ शादी के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपने नाम ही बदल कर रख दिया। धर्मेंद्र बन गए दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम रख दिया गया आयशा। फिर दोनों ने निकाह किया और हमेशा के लिए एक साथ रहने का वादा किया। लेकिन ये निकाह उनकी जिंदगी में सुकून की बजाय एक नई परेशानी लेकर आ गया। धर्मेंद्र ना तो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़ पाए और ना ही हेमा मालिनी को वो मुकम्मल जगह दे पाए जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए थी। बस इतना हुआ कि उन्होंने दोनों को अलग अलग घरों में बसा दिया। एक तरफ प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे और दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां। धर्मेंद्र का जीवन मानो 2 घरों के बीच झूलती एक गाड़ी बनकर रह गया। कभी एक स्टेशन पर रुकती, कभी दूसरे पर, लेकिन किसी भी जगह पूरी तरह ठहर नहीं पाती। हेमा मालिनी ने सोचा था कि शादी के बाद उनकी दुनिया खुशियों से भर जाएगी, लेकिन सच तो ये था कि निकाह और शादी का सर्टिफिकेट होने के बाद भी उन्हें वो सम्मान और अपनापन नहीं मिला जो एक पत्नी के हिस्से में आता है। धर्मेंद्र कभी उनके साथ खुलेआम नजर नहीं आते थे, ना ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके साथ खड़े होते और ना ही दुनिया के सामने वो स्वीकार कर पाते कि हेमा मालिनी उनकी पत्नी है। मुंबई की गलियों से लेकर फिल्मी गलियारों तक सबको मालूम था कि धर्मेंद्र 2 जिंदगियां, 2 घर और 2 परिवारों के बीच बटे हुए हैं। एक तरफ था उनका पहला परिवार प्रकाश कौर, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता देओल, और दूसरी तरफ थी हेमा मालिनी अपनी 2 बेटियों ईशा और अहाना के साथ। लेकिन दुख की बात यह रही कि दोनों घरों को ही एक पूरा पति और पूरा पिता कभी नहीं मिल पाया। वो कभी दिन में एक घर तो रात में दूसरे घर, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और दोनों तरफ के रिश्ते ऐसे हो गए थे जैसे शीशे को बीच से तोड़ दिया गया हो। हेमा मालिनी के दिल की भी एक उम्मीद थी कि एक दिन धर्मेंद्र उनके साथ खुलेआम आएंगे और गर्व से कहेंगे कि हाँ, यही मेरी पत्नी है। लेकिन वो ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाए क्योंकि उनकी पहली फैमिली बहुत खुश थी
और वो प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चों के साथ भी उसी तरह का जुड़ाव महसूस करते थे जैसा हेमा मालिनी के साथ। इन सब के बीच हेमा खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। एक तरफ उनका प्यार था तो दूसरी तरफ समाज की बातें, रिश्तों की जंजीरें और लोगों के ताने। दुनिया उन्हें एक घर तोड़ने वाली और किसी की खुशियां छीनने वाली महिला कहती रही, लेकिन किसी ने ये नहीं समझा कि हेमा मालिनी खुद अंदर से कितनी टूट चुकी हैं। एक तरफ वो माँ थी जिसकी बातों के खिलाफ जाकर उन्होंने ये रिश्ता चुना था, और दूसरी तरफ वो पिता जो उनका होकर भी पूरा उनका नहीं हो पाया। इसी बीच उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। जब ईशा देओल का जन्म हुआ तब धर्मेंद्र वहां मौजूद तो थे, लेकिन तस्वीर खिंचाते वक्त उन्होंने अपना चेहरा थोड़ा छुपा लिया ताकि उनकी पहली पत्नी के बच्चों के सामने ये बात खुलकर ना आ जाए। मगर बच्चा चाहे किसी घर में जन्म ले, दर्द और भावनाएं हर माँ के लिए एक जैसी होती हैं। शायद इसी वजह से हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश ज्यादातर अकेली ही की। दूसरी तरफ सनी देओल और बॉबी देओल भी बड़े हो रहे थे और उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उनके पिता की जिंदगी 2 हिस्सों में बटी हुई है। खास तौर पर सनी देओल इस बात से बेहद नाराज रहते थे और हेमा मालिनी के लिए उनके दिल में गहरी नाराजगी थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी मां प्रकाश कौर ने कोई गलती नहीं की थी और फिर भी उनके परिवार को इस तकलीफ से गुजरना पड़ा। हालांकि उनके पिता का प्यार 2 हिस्सों में बंट चुका था और इसी वजह से सनी देओल के दिल में हेमा मालिनी के लिए एक गहरी नाराजगी घर कर गई थी। सनी देओल की हेमा मालिनी के प्रति नाराजगी की इस बात को आप इसी घटना के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक बार जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उसी दौरान सनी देओल वहां पहुंच गए और उन्होंने साफ साफ शब्दों में हेमा मालिनी से कह दिया था कि अगर उनके परिवार को या उनकी मां को किसी तरह की तकलीफ पहुंचती है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बात फिल्म इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई थी। चारों ओर इस बात की चर्चा होती थी। सनी देओल ने साफ साफ हेमा मालिनी से कहा था कि वो उनके परिवार से दूर रहें। यही वजह बताई जाती है कि सनी देओल और बॉबी देओल ने कभी भी हेमा मालिनी की बेटियों को अपनी बहन नहीं माना। यहाँ तक कि ईशा देओल की शादी में भी दोनों भाई नजर नहीं आए और बड़े बड़े पारिवारिक कार्यक्रमों में भी देओल परिवार के ये 2 हिस्से एक दूसरे से कभी नहीं जुड़ पाए। दूसरी ओर फिल्मों में हेमा मालिनी के साथ धीरे धीरे अच्छे प्रोजेक्ट्स निकलने लगे। उनकी उम्र बढ़ रही थी और इंडस्ट्री में कई नए चेहरे एंट्री ले रहे थे, जिस वजह से डायरेक्टर्स अब उन्हें हीरोइन की जगह माँ, दादी या बुआ के किरदार में चुनने लगे थे। हालात यहाँ तक आ पहुंचे थे कि उन्हें अब बी ग्रेड फिल्मों में यानी कि रामकली में भी काम करना पड़ा। यहाँ उन्हें एक तवायफ का रोल निभाना पड़ा था। बताया जाता है कि हेमा ने यह फिल्म मजबूरी में सिर्फ पैसों के लिए की थी, क्योंकि धर्मेंद्र से मिलने वाला खर्च काफ़ी नहीं हो पा रहा था और उन्हें अपनी बेटियों की जिम्मेदारी अकेले संभालनी पड़ती थी। जब इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ और उन्होंने खुद को उस रूप में देखा तो उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने प्रोड्यूसर से खास तौर पर कहा था कि ये पोस्टर शहर में ना लगवाया जाए, बल्कि कहीं दूर लगाया जाए ताकि लोग उन्हें इस हालत में ना देख पाएं। इसी दौरान हेमा मालिनी को एहसास होने लगा था कि फिल्मों में उनका समय अब खराब होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने कैमरे के सामने रहने की बजाय प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया और अपने खुद की फिल्म दिल आशना है बनाई, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारती जैसे कलाकार नजर आए थे। कहीं ना कहीं बॉलीवुड को किंग खान देने का श्रेय हेमा मालिनी को ही जाता है, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया की तरफ रुख किया और नुपुर जैसे सीरियल बनाए, साथ ही कई स्टेज शोज करके अपना और अपने परिवार का खर्च चलाया। लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब हेमा मालिनी ने राजनीति की राह पकड़ ली। लेकिन यहाँ भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब उन्होंने मथुरा की विधवाओं को लेकर ये बयान दिया कि ये महिलाएं यहाँ भीख मांगने आती हैं और ये सही नहीं है, तो इन्हें सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। एक बार जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने मथुरा के लिए अब तक क्या किया है, तो हेमा मालिनी ने जवाब दिया कि काफ़ी कुछ किया है लेकिन उन्हें सब याद नहीं है। इस बयान के बाद उन पर और ज़्यादा सवाल उठने लगे और लोग कहने लगे कि ये सिर्फ चुनाव के वक्त ही दिखाई देती हैं। काम करने के लिए इतनी ज़्यादा ये आतुर नहीं रहती जितनी ज़्यादा ये चुनावी कैंपेन के लिए आतुर रहती हैं। उस वक्त एक सांसद होने के नाते लोग उम्मीद कर रहे थे कि हेमा मालिनी मौके पर मौजूद रहेंगी, लेकिन उसी समय वो अपनी फिल्म शिमला मिर्च के प्रोडक्शन में व्यस्त हो गई थी। इस बात को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ और लोगों ने कहा कि उन्हें प्रमोशन छोड़कर अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था।
अब कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू सामने आता है। हेमा मालिनी उस उम्र तक पहुंच चुकी थी जहां एक इंसान चाहता है कि उसका जीवन साथी उसके पास हो, उससे बातें करे और सहारा बने। लेकिन सच्चाई ये थी कि धर्मेंद्र अब अपना ज्यादातर समय अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ ही बिताने लगे थे। हेमा मालिनी एक बार फिर अकेलेपन के साए में रह गई थीं। सनी और बॉबी देओल अपने अपने परिवार और नई पीढ़ी के साथ ज्यादातर समय बिता रहे थे, जबकि हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अलग घर में रह रही थीं। राजनीति में कदम रखने के बाद विवाद उनके आसपास मंडराते रहे। पति से बनी दूरी और बेटियों की जिम्मेदारी, इन तमाम बातों के बीच हेमा मालिनी की जिंदगी धीरे धीरे एक तरह से सन्नाटे में ढलती जा रही थी। धर्मेंद्र कभी कभी किसी त्योहार या जरूरत के समय उनसे मिलने आ जाया करते थे, लेकिन वो पुराना अपनापन और जुड़ाव अब कहीं खो चुका था। जिन उम्मीदों के साथ हेमा इस रिश्ते में आई थी वो अधूरी ही रह गई। उनका बस यही सपना था कि एक दिन धर्मेंद्र खुले तौर पर कहें कि हाँ, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटियां हैं, लेकिन वो ये कहने से हमेशा कतराते रहे, शायद पहली पत्नी और बच्चों की नाराजगी के डर से। इसी दौरान ईशा देओल ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और धूम जैसी फिल्मों में भी नजर आईं, लेकिन वो लंबी सफलता उन्हें नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद थी। आहना देओल ने फिल्मों में आने की बजाय अपनी निजी जिंदगी को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे हेमा मालिनी की दुनिया उनके डांस शो, मंदिरों में भक्ति कार्यक्रम, राजनीतिक बैठकों और कभी कभार टीवी पर दिखने तक सिमट गई। अब ये बात साफ दिखने लगी थी कि ड्रीम गर्ल की जिंदगी उतनी सपनों जैसी नहीं रही। घर में रोशनी तो थी पर चमक नहीं, शोहरत तो थी पर साथ नहीं, पति का नाम था पर उनका समय नहीं। इसी बीच डांस एकेडमी के लिए जमीन मिलने का मामला भी विवाद बन गया, जब ये खबर सामने आई कि सरकार ने उन्हें बेहद कम दाम में कीमती जमीन अलॉट कर दी है और मीडिया में कई तरह के सवाल उठने लगे। इतने उतार चढ़ाव के बावजूद हेमा मालिनी ने कभी खुलकर शिकायत नहीं की और हमेशा यही कहा कि धर्मेंद्र उनके पति हैं और वो उनका सम्मान करती हैं। दोस्तों, आपको हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी कैसी लगती थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइएगा।